नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बजट 2026-27 में कृषि और ग्रामीण भारत को लेकर की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने का खास प्राथमिकता दी गई। बजट में खेती को परंपरागत तरीके से आगे ले जाकर तकनीक, नवाचार और आधुनिक समाधानों से जोड़ने पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि किसान केवल फसल उत्पादन तक सीमित ना रहे, बल्कि पशुपालन, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता जैसे क्षेत्रों से भी अतिरिक्त आमदनी अर्जित करे। उच्च मूल्य वाली फसलों, डिजिटल सपोर्ट, प्रशिक्षण और बाजार से सीधे जुड़ाव के जरिए किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की योजना बनाई गई है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात बजट 2026-27 में कृषि और ग्रामीण विकास की करेंगे। बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, किसान और खेती को किस तरह उसका फायदा मिलेगा, इन मुद्दों को समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं सांसद रोडमल नागर जी। रोडमल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी। एस.के. मल्होत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। मल्होत्रा जी कुलपति हैं MPHU हरियाणा और पूर्व कृषि आयुक्त, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर प्रताप धृतल जी से, जो पूर्व निदेशक हैं ICAR, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। डॉक्टर प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन इस मुद्दे पर हम चर्चा करें क्योंकि किसान का मुद्दा, खेती का मुद्दा बजट में प्राथमिकता में है और पिछले एक दशक में कई परिवर्तन हमने कृषि क्षेत्र को लेकर बजट में देखे हैं, सरकार की नीतियों में देखने को मिले हैं। आइए सुनते हैं इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर बजट को लेकर क्या कुछ खास कहा। High value agriculture to diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes and create new employment opportunities. We will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts and pine nuts in our hilly regions. All of them will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards and expand high-density cultivation of walnuts, almonds and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package
on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. जाहिर तौर पर भारत विस्तार के जरिए एआई टूल के जरिए टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, कैसे किसान की आय बढ़े और देश आत्मनिर्भर हो, यह मुद्दा एक तरह से फोकस है खेती किसानी को लेकर इस बार के बजट में। कई पहलू हैं इसके, उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। रोडबल नागर जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, आपकी सरकार किसान, खेती और ग्रामीण विकास इस पर खासा जोर देती है। इस बार की अगर की बात की जाए, बजट की बात की जाए 26-27 की, तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्या कुछ खास आप देख रहे हैं? देखिए, हम ये देखते हैं और हम ही नहीं देखते हैं, सारे देश के जागरूक नागरिक इसको देख रहे हैं। कई लोगों ने अलग अलग प्रकार से इसमें कमेंट्स किए हैं। कुछ लोग कहते हैं ये लोकप्रिय बजट नहीं है, कुछ लोग कहते हैं इसमें कुछ सीधा सीधा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हकीकत में ये लोकप्रिय बजट है या नहीं, लेकिन ये लोकहित का जबरदस्त बजट है। ये लोकहित का बजट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है और 140 करोड़ नागरिकों के साथ में जो उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 में हमारा देश ये विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा, तो ये विकसित देश, हमारा देश कैसे बने, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारे किसान को, कृषि जगत को, गांव को, गरीब को, मजदूर को, किसान को ये आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, सबल बनाना पड़ेगा। और दुनिया में जो लोग खेती कर रहे हैं, जो कृषि कर रहे हैं, जो गांव में निवास कर रहे हैं, उनका जो जीवन है, उनकी जो आय है, उनकी जो सुविधाएं हैं और उनका जो उत्पादन है और कृषि क्षेत्र में काम करने की उनकी जो दिशा है, उस हिसाब से हमारे नागरिकों को, हमारे देश के किसानों को, मजदूरों को ये आगे चल कर के करना पड़ेगा। इसलिए उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना एआई के माध्यम से, किस प्रकार से जो है नए नए आयाम गढ़ें, अनुसंधान के माध्यम से किस प्रकार से नए नए आयाम गढ़ें, कैसे अच्छे उन्नत बीज पैदा हों जी, कैसे किस प्रकार से टिश्यू कल्चर के माध्यम से अच्छे पेड़, अच्छे पौधे ये खड़े हों, कैसे अच्छे उर्वरक बने, कैसे उनकी देखरेख हो और कैसे उनका प्रसंस्करण हो, कैसे वो हमारे काम में आए। इस प्रकार की छोटी से छोटी बात को लेकर के अनुसंधान, इसके लिए भी 10,000 करोड़ के लगभग 10,000 करोड़ रुपए के बजट का जो है वो प्रावधान किया गया है जी। अगर हम अनुसंधान नहीं करेंगे तो ये जो वैल्यू एडिशन है, अच्छे किस्म के जो बीज हैं, अच्छे किस्म के जो पौधे हैं, अच्छे किस्म की जो चीज़ें कैसे आएगी। और इतना ही नहीं, केवल चाहे नारियल का होगा, चाहे काजू का होगा, चाहे अन्य फलों का होगा, इसके पीछे भी हमारी सरकार की जो मंशा है कि फलों की खेती के माध्यम से किसानों की आय कैसे ज़्यादा बढ़े। और फलों के साथ साथ ही जो वैल्यू एडिशन की बात की है, अधिक कीमत की फसलें कैसे मिले, तो औषधि कृषि कैसे करें, हॉर्टिकल्चर कैसे करें, फलोद्यान कैसे करें, मसाले की खेती कैसे करें, उसके लिए अनुसंधान के माध्यम से कम समय में, कम जमीन में, कम श्रम में अधिक से अधिक उत्पादन हो जी, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और वो ऐसी फसलें, ऐसी चीज़ें उत्पादित करें जो देश में तो बिके ही बिके, विदेशों में भी पर्याप्त उनकी मांग हो। और इसलिए उस क्वालिटी को बना करके बिल्कुल रोडमल जी, बिल्कुल, क्योंकि आपने एक लबोलाब बताया कि किस तरह से बजट में किसानों के लिए क्या कुछ दिया है निर्मला सीतारमण जी ने, कैसे देश का किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा, कैसे उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन डॉक्टर प्रताप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बात एआई का प्रयोग जो कृषि क्षेत्र में किया जाएगा या भारत विस्तार के जरिए किस तरह मल्टीलैंग्वेज एआई टूल भारत विस्तार लॉन्च करने की जो घोषणा की है निर्मला सीतारमण जी ने, इसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह इसका उपयोग होगा, किसानों को कैसे फायदा होगा और किस स्तर के किसान इसका उपयोग कर पाएंगे? देखिए, जो भारत विस्तार का जो स्कीम
जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इस बजट में एक अनाउंस किया हुआ है, ये इनिशिएटिव मैं कहूँगा कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जी। क्योंकि जब तक किसानों के पास उनको किस तरह का बीज चाहिए, क्या उनका एडवाइजरी चाहिए, वेदर एडवाइजरी है, क्या इस तरह की उनको मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरह से उनको अपना वाटर मैनेजमेंट करना है, किस तरह से उनको अपनी सोइल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, और ये सब चीज़ें जो है बहुत पहले मतलब होना चाहिए। क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन अगर लैब से, लेबोरेटरीज से, आईसीआर की जो लेबोरेटरीज है उनसे एक इफेक्टिव तरीके से बाहर नहीं निकलेगी तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और ये जो एग्रीस्टेक से एआई एनेबल्ड जो इंफॉर्मेशन डिलीवरी सिस्टम का जो घोषणा की है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी स्टेप है जी। टू लिंक रिसर्च विद द फार्मर्स। और इसके जो बेनिफिट्स है फार्मर्स को कई तरह से उसका होता है। देखिए, एक तो उनको एक बहुत आराम से घर बैठे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर उसी को कोई एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको पता नहीं, कहा किसान को कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ता है, तो उसको ये पहले पता लग जाएगा कि भैया किस तरह का बीज है, किस तरह की क्या है। उसको क्या यहाँ दिल्ली में पूसा कृषि मेले में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से बैठ के वो अपना सब कुछ ये सब चीज़ें उनको मुहैया हो सकती हैं। और कॉस्ट में तो इसमें फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा क्या है, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि गुणवत्ता। क्योंकि हमारे जो जो भी अनुसंधान की जो गुणवत्ता, जी। जो फार्मर इसमें विश्वास करते हैं, अब आईसीआर का जो सीड है उसमें जितना फार्मर्स का विश्वास है वो इतना प्राइवेट सेक्टर के सीड्स में इतना विश्वास नहीं है। तो जो हम प्योरिटी की बात करते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड्स हो, सीड्स हो, तो उनको एक अच्छा तरह से अच्छी क्वालिटी के जो बीज मिलेंगे, अच्छे क्वालिटी के इनपुट्स मिलेंगे। और जो क्वालिटी का इनपुट अच्छा हो तो नेचुरली उसमें पैदावार काफ़ी आगे बढ़ने का स्कोप रहता है। जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एआई केंद्रित भारत विस्तार योजना के जरिए खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इससे वे सही समय पर सही फसल ले सकेंगे और खेती की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कृषि क्षेत्र में एआई के उपयोग का। नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसी नकदी फसलों को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है इस बजट में। मल्होत्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसी जो नकदी फसलों को बढ़ावा देने की बात बजट में कही गई है, ऐलान किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? और नकदी फसलें जो होती हैं वो आम दर्शक के लिए कौन सी होती हैं, किस तरह की होती हैं? बिल्कुल ठीक। ये सभी जितने भी ये फसलों का हम नाम ले रहे हैं, ये हाई वैल्यू क्रॉप्स की श्रेणी में इनको हम लोगों ने रखा है। तो हाई वैल्यू श्रेणी में इसलिए रखा है कि इसमें मैं नट्स को भी ऐड कर रहा हूँ, चाहे जिसमें अखरोट और बादाम भी आ रहे हैं, और पिकानट की भी बात कर रहे थे। तो ये जितने भी फसलें हैं ये हमारे कृषि जलवायु में जो है अभूतपूर्व स्थान रखती हैं। और अभी अगर आप कोकोनट की बात करें तो कोकोनट हमारी अपनी फसल है और इसका जो क्षेत्र है वो लगभग आप देखोगे कि करीब करीब 153 जो है लाख मीट्रिक टन जो है हमारा कोकोनट पैदा होता है। लेकिन कई बार उसका मूल्य किसान को नहीं मिलता, तो उसका नीरा उत्पादन, मतलब ये कोकोनट वाटर, कोकोनट वर्जिन ऑयल, तो इस तरह के बहुत सारे मूल्य संवर्धित उत्पाद जो है वो उससे तैयार किए जा सकते हैं। उसको जो है बढ़ावा मिलेगा और उसके अंतर्गत क्षेत्र भी बढ़ेगा। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से कर्नाटका के कुछ क्षेत्र में जो है इस पर जो है गलत असर पड़ा है और एरिया जो है नहीं बढ़ रहा। और वहां पर जहां कहीं कुछ क्षेत्र है, सभी जगह मैं नहीं कह रहा हूं, तो वहां उस क्षेत्र में जो है ये बढ़ावा मिलेगा और इसके अंतर्गत क्षेत्र में विस्तार होगा। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ तिलहनी फसलों की कमी है, तेल की कमी है, खाद्य तेल की, तो जो कोकोनट से जो है करीब करीब 5 लाख मीट्रिक टन कोको ऑयल भी मिलता है, कोकोनट ऑयल भी, तो वो भी हमें बढ़ावा मिलेगा। साथ में कोकोआ की बात करता हूं तो कोकोआ में हम करीब करीब 22,000 मीट्रिक टन, क्योंकि इसका जो है चॉकलेट इंडस्ट्री में बड़ी डिमांड है, तो उसकी कमी है हमारे देश में। करीब करीब में 22,000 मीट्रिक टन जो है दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। इतना ही हम पैदा करते हैं, इतना ही बाजार से दूसरे देशों से मंगाते हैं। तो इस स्कीम के माध्यम से क्या फायदा मिलेगा, जो घोषणा हुई है, हमारी अपनी कैपेसिटी बढ़ेगी और इस कोको फसल को जो है बढ़ावा मिलेगा कि इंटरक्रॉप के माध्यम से हम जो साउदर्न बेल्ट है उसमें इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आप बात करोगे तो एलमंड की बात करोगे, जो हमारे एक तरह से जो बादाम है,
बादाम जो है हमारा करीब करीब 95% जो हमारी डिमांड है वो बाहर से पूरी होती है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारा इंपोर्ट घटेगा, हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। इसी तरह से अखरोट का भी जो कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। तो हमारे ये कहूंगा कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, इससे बढ़ावा मिलेगा इन फसलों को। उच्च मूल्य वाली जितनी भी ये फसलें हैं हमारे क्षेत्र में, इसके अंतर्गत क्षेत्र बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, हमारा जो इंपोर्ट का जो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि वो रिडक्शन होगा, और जो एक हमें अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है वो खर्च नहीं करना पड़ेगा। और इसका जो मुख्य बिंदु आप देखने को मिलेगा कि जो ये ओल्ड ऑर्चर्ड्स है जो अनुत्पादक हो गए हैं उनको उत्पादक किया जाएगा, क्योंकि उसमें जितनी भी हमारी बागवानी की तकनीक है उसको यूज किया जाएगा, और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से जोड़ेंगे, बाजार के साथ जोड़ेंगे, मूल्य संवर्धन से जोड़ते हुए जो है एक उस तरह से उसको जो है उत्पादक बनाया जाएगा और उसको मूल्यवर्धक बनाया जाएगा, जिससे कि हमारे किसान को सीधा से फायदा मिले। जी बिल्कुल। रोडमल नागर जी, अगर बात बजट की जाए तो 2026-27 के बजट में पशुपालन के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। पशुपालन के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना क्या है और ये किस तरह से लाभ पहुंचाएगी किसानों को? देखिए, ये जो योजना है ये खास करके एक अच्छे नस्ल को बढ़ावा देना, जी, जो दुधारू नस्ल है वो कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसान के पास में पहुँचे, उसके प्रति कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण हो। इसलिए नस्ल सुधार के माध्यम से अभी सॉर्टेड सीमेंट्स जो है वो सरकार ने बनाए हैं, प्राइवेट पार्टनर्स को भी इसमें जो है वो कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के किसानों ने घर से मवेशियों को निकाल दिए, छोड़ दिए, क्योंकि उनको कुछ मिलना कम हो गया, उनकी उदासीनता हुई, तो उसमें आकर्षण कैसे बढ़े, दूध के प्रति जो आकर्षण बढ़ रहा है वो और ज़्यादा कैसे बढ़े, इसको लेकर के किसानों को, पशुपालकों को इसमें रुचि पैदा हो, और हो रही है। और एक जो सीमेंट्स जो नए आ रहे हैं इसमें मादा जो है अधिकांश 90% ये मादाएं बच्चियां पैदा होती है, तो उसके माध्यम से जो है जितने पशुधन होगा और उन्नत नस्ल का होगा, आज 2 लीटर से 5 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर तक जो है A2 दूध का या भैंस का या गाय का ये सारे जो दूध का जो उत्पादन होगा जी, इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी के साथ साथ ही जो 2 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़ का जो उसका खेत होगा, उसका जो चारा होगा उसको संभाल के रखेगा, उसको जो है जलाएगा नहीं, फेंकेगा नहीं, उससे गंदगी नहीं करेगा, उसके पशुधन को खिलाएगा, वो पशुधन गोबर करेगा, वो उसके खेत में जाएगा, और अतिरिक्त समय दे करके किसान उस मवेशी को, उस गोधन को पाल करके जो 5 लीटर से 10 लीटर दूध उसका जो प्रतिदिन होगा, आज A2 दूध 100 रुपये से लेकर के 80 रुपये लीटर बिक रहा है जी। तो उसके अतिरिक्त श्रम में उसका जो खेती का जो कचरा है, जो अपशिष्ट है, जो बाई प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट पशुधन के लिए मिल जाएगा, और पशुधन का जो गोबर है, जो वेस्ट है, वो खेती के लिए बेस्ट हो जाएगा। तो एक ये साइकिल है, और इसको बढ़ावा दे करके कृषि के क्षेत्र में, पशुधन के क्षेत्र में इस देश में एक नई क्रांति आ रही है, और वो ज़्यादा आएगी। किसान आत्मनिर्भर होगा, युवा आत्मनिर्भर होगा, महिला आत्मनिर्भर होगी, और इससे देश आत्मनिर्भर होगा। जी, और जाहिर सी बात है इस योजना के तहत पशुपालकों को बैंक ऋण के साथ सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिससे डेयरी, पोल्ट्री और अन्य पशुधन आधारित गतिविधियों में निवेश करना आसान होगा। डॉक्टर प्रताप जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, बजट में मत्स्य पालन पर खासा जोर दिया गया है, 500 जलाशयों के विकास का ऐलान किया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं जब हम बात मत्स्य पालन की करते हैं? हमारे यहाँ पे कई तरह के सिस्टम है मत्स्य पालन के। एक तो हमारा जो हम समुद्र से जो कैप्चर करते हैं फिशरीज का, दूसरा हम एक्वाकल्चर है जो कि खेतों में हम ग्रा करते हैं, उसमें भी 2 तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, दूसरा ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर, और तीसरा है हमारा जो रिवर जो है, नदी है, नाले, उनमें से जो हम कैप्चर करते हैं उसका जो है। तो इसका देखिए, अब जो मत्स्य पालन का जो पिछले पिछले एक दशक में हम देखें तो जो फिशरीज का जो प्रोडक्शन है, इस सेक्टर की जो ग्रोथ हुई है लगभग 8% से ज़्यादा हर साल की ग्रोथ हुई है। और इसके जो ग्रोथ के जो ड्राइवर्स हैं वो देखिए, एक तो
हमारे जो एक्सपोर्ट्स था पर्टिकुलरली सी फूड का, जो कि इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सी फूड, वो एक बहुत बड़ा उसका वो रहा है। और इनको करने के लिए हमारी डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं है, पर जिस तरह से ये जो अमृत सरोवर की बात हमने की है, तो अमृत सरोवर का मतलब है कि जो कि हमारे जो छोटे छोटे गांव में जोड़ हैं, छोटे तालाब हैं जिनमें मत्स्य पालन की काफ़ी संभावनाएं हैं, तो वो डोमेस्टिक उससे तरीके से कर सकते हैं। और ये तो एक छोटा सा कंपोनेंट है मानुष का, तो पर ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो फिशरीज सेक्टर का जो बजट है इस साल का, जो वो पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा है इसके लिए। और जी। ये सरकार की मैं एक सोची समझी मतलब वो है कि ये जो सेक्टर है आने वाले टाइम में, चाहे वो आपका डेयरी हो, पोल्ट्री हो, फिशरीज हो, तो दे विल बी आवर ड्राइवर्स ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो सेक्टर्स है, चाहे आपका डेयरी का है, फिशरीज है, पोल्ट्री है, ये छोटे छोटे किसानों में कंसंट्रेटेड है, उनकी उन्हीं के एक आजीविका का साधन है। और जैसे इनकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने मतलब ये इनकम इलास्टिक है कि अगर आम आदमी की आमदनी बढ़ती है तो वो कोशिश करता है कि इस तरह की जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, जी। चाहे वो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट फिश वगैरह जो है, तो उनकी तरफ उनका ज़्यादा वो उन पे ज़्यादा खर्च करता है। और जिस तरह से उसके जैसे ही इसके आपके उधर ज़्यादा खर्चा ज़्यादा होगा, कंज्यूमर ज़्यादा खर्च करेंगे, इधर से उनके अगर कंसंट्रेशन जो हमारे लैंडलेस मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स में है, तो ये जो ग्रोथ है वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, पर्टिकुलरली छोटे किसानों की उनकी आमदनी बढ़ाने में, जी। उनकी जो गरीबी को दूर करने में। तो जाहिर सी बात है, मत्स्य पालन के जरिए सरकार खास तौर से बिहार और पूर्वी भारत में जो मत्स्य पालन योजना है उसके जरिए किसानों की आय को बढ़ाना चाहती है, लक्ष्य ये है। लेकिन साथ ही अगल मल्होत्रा जी, इस बात को मैं जानने की कोशिश करूं, समझना चाहूं कि महिला नेतृत्व वाले जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके लिए सरकार ने मत्स्य स्टार्टअप को विशेष रूप से बाजार से जोड़ने की बात कही है इस बजट में, इसके क्या मायने हैं? उसमें आप ये देख, अगर इसका सीधा से हम लोग अनुमान ये लगा सकते हैं कि इस बजट से जो सीधा फायदा है हमारे महिला किसानों को भी मिलने वाला है, महिला मछली पालक जो है उनको भी मिलने वाला है, और उनको सीधा इसके साथ जोड़ा गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। क्योंकि आप देखा होगा कि छोटे जो मछुआरे हैं उनको कई बार फायदा नहीं मिल पाता, तो अगर वो समूह में जो है उनको किया जाता है और क्लस्टर अप्रोच को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हमेशा फायदा मिलता है। क्योंकि बहुत सारी हमारी जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका फायदा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, चाहे वो मूल्य संवर्धन की बात है, चाहे वो मैं ये कहूँगा कि उसकी मार्केटिंग की बात है, तो वो सारी चीज़ें आसानी से सुलभ हो जाती हैं। और चाहे उसमें शेल्फ लाइफ बढ़ाने की बात है और मार्केट के साथ जोड़ने की बात है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जिस तरह के संसाधन की जरूरत पड़ती है, तो वो एक समूह में अगर हम वो संसाधन को उपलब्ध करा देते हैं तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक तरह से वरदान साबित होगा। और उसमें जो है बहुत सारे, जैसे मैं मूल्य संवर्धित उत्पाद की बात कर रहा था, और महिला समूह जो है इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में आगे निकल करके सामने आए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जिसमें नवयुवक भी जुड़े हैं और महिलाएं भी जुड़ी हैं, और उस स्टार्टअप्स को भी जो है एक तरह से बढ़ावा जो है इस बजट से दिया गया है। और इसका जो सीधा अगर मैं तात्पर्य ये कहूँगा कि जो हमारे छोटे और सीमांत किसान, महिला किसान और नवयुवक, इन सबको सशक्त करने का जो है एक तरह से बड़ा अनूठा प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। और इसमें जो प्रावधान रखे गए हैं उसमें जितना भी एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर है, चाहे वो मत्स्य पालन है, डेयरी फार्मिंग है, या बी कीपिंग की बात करें, मशरूम कल्टीवेशन, इस तरह से जुड़े हुए, चाहे जो खेती के प्लांटेशन क्रॉप्स का जो जिस तरह की हम लोग बात कर रहे थे, उन सबको एक साथ जोड़ करके देखें। और जो जलाशय है उनको जो है एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि जो अलग अलग क्षेत्र जहां पर मछली उत्पादन नहीं भी होता तो वहां पर भी उत्पादन किया जा सके। इस तरह से चीजों को बढ़ावा मिलेगा और निश्चित रूप से उसकी आमदनी में भी इजाफा होगा और कई विकल्प जो है निकल करके सामने आएंगे। जी बिल्कुल, कई विकल्प उभर के सामने आएंगे। और बजट में इस वर्ष 21% की वृद्धि की गई है ग्रामीण विकास के लिए। रोडमल नागर जी, ग्रामीण विकास की हम जब बात करते हैं या ग्रामीण रोजगार की बात की जाती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, तो आपकी सरकार ने जी राम जी बिल लेकर संसद में आई और बजट में भी 95,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रावधान जी राम जी योजना के लिए किया गया है।
मनरेगा के लिए भी 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं, खासतौर से रोजगार की दृष्टि से और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से? देखिए, विकसित भारत जी राम जी, ये विकसित भारत इस नाम से ही इसके भाव अंतर्निहित हैं। इस देश की, गांव की, गरीब की, गलियों की, किसानों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति कैसे की जाए। तो छोटी छोटी पानी की जो समस्याएं हैं, जो पहले मनरेगा हुआ करता था, वो केवल मिट्टी के काम, और उसमें भी क्या स्थितियां उनकी बनती थी हम सब जानते हैं, सारा देश जानता है। लेकिन उसको परिष्कृत करके नए आयाम गढ़ के वहाँ की पानी की जो संरचनाएं हैं, छोटी छोटी संरचनाएं हैं, पीने के पानी की होगी, नाली का होगा, छोटे छोटे जो है स्टॉप डैम हो सकते हैं, चेक डैम हो सकते हैं, इनका कैसे वो संधारण करें। छोटी छोटी सड़कें हो सकती है, कुछ पेड़ पौधे हो सकते हैं, अरे पक्के काम, स्थायी काम। और यहाँ तक कि पहले तो 100 दिन का था, अब ये 125 दिन का हो गया। और 125 दिन में भी जब खेती पर काम होता है, किसानी का काम होता है, तो 60 दिन के कामों के ऊपर भी वहाँ पर उस समय के ऊपर भी कैप लगाया है, ताकि उस समय तो रोजगार मिलता ही मिलता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 185 दिन पे जा रहा है, और पक्के काम, स्थायी काम, और ये वहाँ के लोग मिल बैठ करके तय करेंगे कि हमारी आवश्यकता क्या है, उसको लिंकबद्ध करके, आगे के भविष्य को देखते हुए, आगे के संसाधनों का ध्यान रखते हुए, हमारी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए ग्राम सभा के बीच में बैठ करके उनको तय करके, लाइन अप करके, और फिर उनका कैसे कैसे वो संधारण करे, कैसे कैसे डेवलप करे, कैसे कैसे बनाए। जैसे जैसे फंड आता जाएगा उसको बनाते जाएंगे। हर कहीं कुछ भी मिट्टी पटक दी, हर कहीं गड्ढा हो गया, एक ही गड्ढे में 6 बार कर दिया, इन सब से निजात मिलेगी और स्थायी निर्माण होगा। गाँव की आवश्यकता के हिसाब से वो विकास होगा। जी, जाहिर सी बात है, विकसित भारत जी राम जी जो योजना है वो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने का काम करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करेगी, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर होगा। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, क्योंकि जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो जीडीपी की में कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक डॉक्टर प्रताप, एक बहुत बड़ा मुद्दा है खेती की लागत कम करने का। इस बजट से क्या किसान की जो खेती की लागत है वो कम होगी? अब देखिए, खेती की लागत कम करने के बहुत से तरीके होते हैं जी। अब सबसे तो है कि हम किस तरह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं। जैसे हमारी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है वो लगभग 30-35% के आसपास है। हम उसको किस तरह से उसको 50% या 60% पे ले जाएंगे। तो उसका मतलब ये होगा कि अगर आप 30 से 60% कर सकते हैं तो फर्टिलाइजर की कॉस्ट आपकी आधी हो जाएगी। इसी तरह से आपका जो वाटर का है, वाटर यूज एफिशिएंसी है, उसको आप कैसे बढ़ाएंगे। वो भी हमारी कोई लगभग 30-35% है, और माइक्रो इरिगेशन की थोड़ी सी बेटर है। तो उस तरह से अगर हम ये माइक्रो इरिगेशन की तरफ हम स्विच ओवर करेंगे तो उसमें आपका पानी की तो बचत होगी ही होगी, पर उसमें आपकी कृषि की लागत भी कम होगी। जी। तीसरा एक साधन और है, हालांकि बहुत से स्टेट्स हैं जो अभी सब्सिडाइज या फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जिससे हमारे की नेचुरल रिसोर्सेज थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। पर तो तीसरी जो स्कीम जो है आपकी सोलर पावर का, अगर आप सोलर पावर, सोलर बेस्ड माइक्रो इरिगेशन पे अगर आप उस पे अगर जाते हैं तो एक आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो काफ़ी हद तक आपकी कम होगी। और सबसे बड़ा वो देखिए उसकी फिजिबिलिटी, हमारे जो छोटी छोटी जोत है हमारे यहाँ पे, तो ज़्यादातर मैकेनाइजेशन कि जो लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर में है उसकी लेबर की कॉस्ट है हमारी काफ़ी हाई होती है। जबकि अगर मशीन से उसको करें तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है, किस ढंग से हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या हमारे ये कस्टम हायरिंग सेंटर जो गवर्नमेंट ने अगर बनाए हुए हैं तो वो उसको किस तरह से हम उनको फार्मर्स को, इस तरह की जो समाल के छोटे छोटे किसान हैं, किस तरह से इंसेंटिव्स की तरह से एक मशीनरी, लो कॉस्ट मशीनरी उनको मुहैया करवा सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तीसरी एक बहुत बड़ी बात मैं उसमें आपको कहूँगा कि एग्रीकल्चर में देखिए पशुधन का एक बहुत बड़ा रोल है जी। और पशुधन जो है हमारे जितना भी है लगभग 300 मिलियन टन हेड्स के आसपास हमारे गाय और भैंसें हैं, और हर साल इनसे लगभग 1300 मिलियन टन गोबर पैदा होता है। जी।
और इस गोबर को पहले हमारे जो सिस्टम होता था, कुछ उपले बना के घरों में जला लिए, कुछ खेत में उसका डाल लिया, पर वो केमिकल फर्टिलाइजर की जैसे जैसे ये बढ़ता गया है तो इसकी भी उपयोगिता खेती में लोगों ने इसको उपयोग करना कम कर दिया है। पर इसमें बहुत पावर है। और इसमें अभी जो गवर्नमेंट ने एक जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एक अनाउंस की है, ड्यूटी एग्जम्पशन ऑन सी ब्लेंडेड सीएनजी, जी तो ये उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। और अगर जितना भी गोबर हम आज के डेट में जो पैदा कर रहे हैं एक देश में, अगर उसको पूरे को अगर हम बायो सीएनजी में कन्वर्ट कर देते हैं तो आज जो हम लगभग 22 मिलियन टन एलएनजी इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट ऑलमोस्ट नील हो जाएगा। और इस दिशा में दूसरा क्या है कि उसके साथ साथ आपको खाद भी मिलती जी है, तो वो एक खाद से जो भी है उसका भी लगभग आपके इंपोर्ट्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो लागत कम करने का ये है, तो इसका इनडायरेक्ट ये है कि आपकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, जी बिल्कुल, तो उससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और उससे आपकी लागत भी कम होगी। जाहिर तौर पे कृषि लागत कम होगी तो उसका लाभ भी किसान को मिलेगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है मल्होत्रा जी, क्योंकि उर्वरक का मामला है, खाद सब्सिडी का मामला है और बजट में 1,70,944 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उत्पादन की लागत कम हो और किसान को राहत मिले, सरकार का मुख्य उद्देश्य है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो लागत है जो किसान को लगानी पड़ती है वो उर्वरक पर लगानी पड़ती है, दूसरा जो पेस्टिसाइड है उन पर लगानी पड़ती है। इसीलिए पहली बात तो हम ये कहते हैं कि किसान जो है वो बायो फर्टिलाइजर्स को प्रयोग करे। जितना भी अगर वो केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रयोग कर रहा है तो उनकी टोटल मात्रा में 25% कमी आ जाएगी अगर वो बायो फर्टिलाइजर्स को, जैविक उर्वरक यूज करता है। दूसरी बात ये आती है कि जितने भी हमारे, मैं ये कहूंगा कि जो सूक्ष्म जीव है बायो फर्टिलाइजर्स में वो तो काम करेंगे ही करेंगे, साथ में मैं ये कहूंगा कि जितने भी हमारे जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, दूसरा ये है कि जो सिंचाई और जो हमारी न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है वो फर्टिगेशन को यूज करें। फर्टिगेशन को यूज करेंगे तो जितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी उतना ही हम पौधों को अप्लाई करेंगे। दूसरा जो इस बजट में एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा हुई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक तरह से किसानों को, जो बहुभाषीय है, किसान को अपनी भाषा में जानकारी मिलेगी कि वो कैसे समुचित प्रयोग करे, उसके पास जितने आदान है, जिससे कि उसको सही से सही जितने संसाधन उसके पास उपलब्ध है उनका जो है निर्णय लेने की क्षमता उसमें आएगी। जी बिल्कुल मल्होत्रा जी, बिल्कुल मल्होत्रा जी, जाहिर सी बात है जब कृषि की बात होती है, खेती की बात होती है तो जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है और मेरे पास समय का अभाव है। इसलिए बजट में खेती की लागत कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर निर्मला सीतारमण जी ने खासा जोड़ दिया है। रोडमल नागर जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। मल्होत्रा जी और डॉक्टर प्रताप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।